एआई से आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हो, लॉजिक पूछ सकते हो, बट मेरे दिल का हाल कैसे पूछोगे आप एआई से? इमोशन नहीं समझता एआई। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैं देख रहा हूँ एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने मेंशन किया था शी वाज सो सक्सेसफुल बट शी वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। Not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. आज के दौर में ये सक्सेस फेम पाने के बावजूद भी लोगों के मन में खालीपन सा क्यों है? हम इस पे इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अरे वो देखो वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। आपको नहीं पता बिहाइंड द कैमरा क्या है। हम रिश्ते निभाना भूल गए हैं सर। ओवर थिंकिंग लोगों के मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है? हम ये सब सोच रहे हैं आज के ज़माने में कि 24 आवर्स का काम मैं 18 आवर्स में कर लूँ या 16 आवर्स में कर लूँ। आई हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। ओके। तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट में जीना ही भूल गए हैं। वर्चुअल ऑटिज्म, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत से ही स्मार्टफोन की आदत पड़ जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो शायद हमें बच्चे पालना शायद दोबारा सीखना पड़ेगा। तो जो लोग फोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनका डिजिटल डिटॉक्स कैसे कराया जा सकता है? तो उनके लिए एक ये एडवाइस है कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले आई कैन स्टिल रिवाइंड द इंटरनेट एंड गो बैक। आई कैन नॉट रिवाइंड 1 day ऑफ माई लाइफ। अगर ब्रेकअप वाली सिचुएशन आती है तो इंसान सोचता है अब इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है, मेरी लाइफ तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। वैसे ब्रेकअप वाले ट्रॉमा में लोग पूरे दुनिया से अलग होने लग जाते हैं। उनको लगता है मेरे लिए अब ये दुनिया है ही नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ब्रेकअप ट्रॉमा से कैसे इंसान निकल सकता है? कहीं ना कहीं हमें दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली खाली सा लगता है? सक्सेस, फेम, इंस्टाग्राम पे स्माइली फोटोज, लेकिन फिर भी दिल अंदर से उदास। आज के जमाने में मेंटल हेल्थ पर बात करना जितना जरूरी है उतना ही उसे इग्नोर भी किया जा रहा है। और इसीलिए आज द राहुल रंजन शो पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी आवाज जो इस साइलेंस को तोड़ती है। मेरे साथ है डॉक्टर नव्या सलूजा, एक रिनॉन साइकियाट्रिस्ट जो कि सुकून हेल्थ गुड़गांव में कंसल्टेंट के तौर पे काम करती हैं। शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर अ डिकेड इन द फील्ड ऑफ साइकियाट्री, जिन्होंने हजारों लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज से बाहर निकालने में मदद की है। इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे मेंटल इलनेस का असली मतलब क्या होता है, क्या थेरेपी लेना एक लग्जरी है या एक नेसेसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम कभी अपने इमोशन से सच में बातें करते हैं? तो अगर आप या आपका कोई अपना इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है तो ये वीडियो जरूर देखिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखिए, बिकॉज समटाइम्स वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज अ लाइफ। तो चलिए कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। Dr. Navya, thank you so much for being at our the Rahul Ranjan podcast. Thank you, sir. I would say thank you from my end that you invited me for this show. It is pleasure talking about mental health. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में और अवेयरनेस दे पाती हूँ कि ऐसा क्या है मेंटल हेल्थ। तो अभी आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, एआई का ज़माना है, लोग डिजिटली ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली क्या उतने ही कनेक्टेड है, क्या आजकल चल रहा है आज के दौर में? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इंस्टेंट आंसर्स देखना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाए मेरे लिए। तो एआई का वहाँ रोल आता है, बट हम इतनी सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं कि देयर आर नो डीप कनेक्शंस। आप एआई से आप प्रैक्टिकली बात कर सकते हो, लॉजिक पूछ सकते हो, बट मेरे दिल का हाल कैसे पूछोगे आप एआई से? इमोशन नहीं समझता एआई इमोशन नहीं समझता। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, पर इमोशंस कहाँ है वो तो मुझे समझ ही नहीं आते। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग सक्सेस, फेम, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं और कई लोग अचीव भी कर पा रहे हैं। और अचीव करने के बाद भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैं देख रहा हूँ
एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे हैं। दीपिका पादुकोण ने मेंशन किया था, शी वाज सो सक्सेसफुल बट शी वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं लोगों को। तो आज के दौर में ये सक्सेस फेम पाने के बावजूद भी लोगों के मन में खालीपन सा क्यों है? लोगों को इंटरनेट पे तो देखने से लगता है कि दे आर सो डैम सक्सेसफुल, लेकिन जब उनकी स्टोरीज आती है, जब वो अपने दिल की बात इंटरनेट पे खोलते हैं, तब पता चलता अच्छा ये इतना सक्सेसफुल इंसान ये अंदर से खाली है। मतलब करोड़ों फॉलोअर्स है उसके, लेकिन फिर भी खालीपन सा है। तो ऐसा क्यों है आज के दिन? सर मैं कहूँगी कि हम ना जनरली इमेज क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये एक मेरी पर्सनल लाइफ है, हाँ, ये मेरी सोशल लाइफ है, ये मेरी इंटरनेट लाइफ है। तो इंटरनेट लाइफ पे हम बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं आजकल। अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेट लाइफ है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे अच्छा इतने फॉलोअर्स हैं, अच्छा उसके उतने फॉलोअर्स हैं, मेरी पिक्चर पे इतने लाइक नहीं आए, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि जो मैं इंटरनेट लाइफ को मैं ये बोलूँगी बनावटी दुनिया है। ओके, हम इस पे इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अरे वो देखो वो खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। हम इंटरनेट पे ये नहीं कह सकते दूसरा आदमी खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी इट इज़ डिफरेंट इमेज, बहुत डिफरेंट इमेज है। आप उसमें आके मुझे बोल रहे हो कि अरे वो खुश है, आपको नहीं पता बिहाइंड द कैमरा क्या है, हाँ, आपको इमोशन नहीं पता। इट इज़ जस्ट इंटरनेट, जो मैं कहूँगी कि क्रॉस सेक्शनल है, जो बिहाइंड द रील क्या है हमें नहीं पता। मैं कैमरे में क्या दिखाना चाहती हूँ, आई कैन शो इट वेल, आई कैन मास्क इट वेल, पर मेरे अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि हम इस बनावटी दुनिया में इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं कि हम कहीं ना कहीं खुशी वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको नहीं मिलेगी। राइट। हम सोच रहे हैं ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं ये मेरे को हर जगह सपोर्ट करेंगे। आपने शायद मूवी देखी होगी लॉग आउट। जी देखी अभी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो बैबिल खान की है। हाँ और वो डिजिटल अरेस्ट उसमें दिखाया है कैसा होता है जी। तो हमें लगता है कि लोग हमें बचा लेंगे, पर कोई नहीं आता बचाने। लेकिन आप कह रहे हो कि ये डिवाइस जैसे ही गया, यू आर नॉट देयर। एजाज खान का एक न्यूज़ आपने सुना होगा, मुंबई में वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, महाराष्ट्र के इलेक्शन में। उनके 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको टोटल वोट 5 वोट मिले थे। तो सोचिए, उनको लगा था मेरे इतने फॉलोअर है मैं तो यूं ही जीत जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। हम सोच रहे हैं कि लाइफ इंटरनेट वाली है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपनी पर्सनल कनेक्शंस, मेरे सोशल रिलेशनशिप विदाउट इंटरनेट हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। हम बस एक मोबाइल फ़ोन के साथ लगे हुए हैं, जो हमें और लोनलीनेस कर रहा है। आप मेरे को बताओ, मैं रो रही हूँ, क्या मोबाइल मुझे चुप करवाएगा? उसके लिए एक दोस्त चाहिए बगल में, कोई फैमिली मेंबर चाहिए जो मुझे आपके इमोशन को समझे, आपकी बात सुने और आपको कंसोल करे कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, विल टैकल दिस। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि फ़ोन आपको हर इमोशनल नीड में आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपको बता देगा कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, पर हाथ कौन पकड़ेगा? कोई भी नहीं। तो लोग ऐसे बदल क्यों गए हैं? जो सामने आसपास के लोग हैं उनसे वो अटैचमेंट, वो इमोशनली कनेक्टेड ना होकर फ़ोन की दुनिया में ज़्यादा कनेक्टेड होना ज़्यादा रिलाई क्यों कर रहे हैं? क्यों उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई बाहर के जो चैटिंग पे दोस्त है वो मेरा अपना है, वो मुझे टाइम देता है, वो मुझे समझता है। वहाँ पे लोग ज़्यादा इंगेज होते हैं और अपने आप को अल्टीमेटली अकेला फील कराते हैं। सर एक ना कॉन्सेप्ट होता है एंडोर्फिन्स का, जो हमारी बॉडी से अपने आप रिलीज होते हैं। हम उसको कहते हैं हैप्पी केमिकल्स बोल देते हैं हम अपने लैंग्वेज में। तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस होते तो हम फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं, या हम बाहर खाना खा लेते हैं, या हम कुछ और कर लेते हैं। तो फ़ोन से क्या हो रहा है, वो एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं। तो उससे हमें खुशी मिलती है। अब वो खुशी जो हमें मिल रही है, जो एंडोर्फिन्स का हाफ लाइफ है, वो सिर्फ 30 मिनट्स टू 1 आवर है। तो अब क्या है, हम उस पर कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे लगे हुए हैं एंडोर्फिन्स रिलीज करवाने के लिए, क्योंकि इंस्टेंट, हाँ, अब क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपने सुना होगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। तो जब हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे बात करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है ना कि मेरे को अभी रिवॉर्ड मिल गया। राइट। डिलेट ग्रेटिफिकेशन मतलब कि अच्छा मैं 3 दिन काम करूंगी या 10 दिन काम करूंगी, उसके बाद मेरे को एक रिवॉर्ड मिलेगा। राइट। आजकल की जो लाइफ है, हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है इंस्टेंट चीज़ पे।
इंस्टेंट 10 कॉफी आ मिनट में गई होम है, डिलीवरी चाहिए, हाँ सब कुछ इंस्टेंट हो गया है। बैठे तो- बैठे होना चाहिए सब कुछ, कहीं बाहर नहीं जाना। यस, तो हम मेहनत करना भूल गए हैं कहीं ना कहीं, तो इस वजह से हम शायद फोन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। अब क्या है, विद द क्लिक द पर्सन इज अवेलेबल, शायद जो आप चैटिंग कह रहे हैं हाँ। विद द क्लिक अवेलेबल हो, हाँ, तो क्या एक हुआ, मैसेज इंस्टेंट, भेजा, एक कॉल किया एंड द पर्सन इज तो अवेलेबल। समवेयर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आ गई वहां पे। बट रिश्ते बनाना, उसको मेंटेन करना, उसके साथ साथ अप एंड डाउन देखना, ये क्या डिलेड ग्रेटिफिकेशन हो गया। ओके, सो समहाउ वी आर मोर कनेक्टेड। अच्छा आज इसके साथ नहीं बन रही तो चलो दूसरा दोस्त पकड़ लेते हैं, अब दूसरा नहीं है तो तीसरा है। देखो हम सारे ही लोनली हैं विद दिस एरा, तो एवरीबडी इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आज तुम नहीं तो कल कोई और है। हम रिश्ते निभाना भूल गए हैं सर। ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी आज के रोजमर्रा की जिंदगी में, ओवर थिंकिंग लोगों के मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आजकल लोग ठीक से सो भी नहीं पाते, सोने जाते हैं दिमाग में हजारों विचार एक साथ आने लग जाते हैं, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई मेमोरीज, कुछ आज क्या हुआ, कल क्या करना है, कौन सा गोल अचीव करना है, कहाँ तक पहुँचे हैं, और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर प्रकार की चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती हैं। तो इस प्रकार की ओवर थिंकिंग से क्या मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है और इससे कैसे बचे, ये बताइए। सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बैलेंस भूल चुके हैं अपने लाइफ का। काम है तो सब काम में इतना ज़्यादा एंगेज्ड है कि मेरे को उससे अच्छा करना है, मुझे उससे अच्छा करना है, तो एवरीवेयर वी हैव स्टार्टेड ड्राइंग कंपैरिजंस कि मेरे से अच्छा वो है, मेरे से अच्छा वो है। अब मैं हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, हम ये सब सोच रहे हैं आज के ज़माने में कि 24 आवर्स का काम मैं 18 आवर्स में कर लूँ या 16 आवर्स में कर लूँ। आई हैव टू बी मोर प्रोडक्टिव। ओके, मेरे को मेरा दिमाग बहुत चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट में जीना ही भूल गए हैं। हम घर आते हैं, उसमें भी हम ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि वी हैव टू मीट द डेडलाइंस, जी, क्योंकि काम ही इतना है और हमें ये नहीं पता कि फैमिली टाइम क्या है उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं हम बेडरूम में भी अपना काम लेके ही जा रहे हैं जी, जिसकी वजह से ब्रेन स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा है। आपका काम 9 से 6 है तो 6 Correct. बजे मतलब बंद। पर अगर आप 8 बजे तक उसको खींच रहे हो, 12 बजे तक रात तक खींच रहे हो, हाँ, तो नेचुरली है, ब्रेन तो स्विच ऑफ हुआ ही नहीं ना। आप ब्रेन को समझो एक मशीन है, गर्म हो रहा है वो। तो अगर आप उसको स्विच ऑफ नहीं करोगे तो चलता ही रहेगा। इसका काम ही यही है, भगवान ने इसको बनाया ही है सोचने के लिए। हाँ, अब इसका ओवर एक्सेस यूज कर रहे हैं हम। कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू स्विच ऑफ योर वर्क 2 आवर्स प्रायर टू स्लीप। अगर आप वो नहीं करोगे वो चलता ही रहेगा। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम बेड पे जा रहे हैं तो भी हमारा दिमाग चलता ही जा रहा है जी, तो क्या ना, क्यों नहीं आप 15 मिनट अपने साथ बैठ जाओ सोने से पहले कि मेरे ये काम है, आप लिस्ट डाउन कर लो उसको, ओके, ताकि ब्रेन को एक रिलीफ मिल जाए कि मेरा ये काम लिख दिया है, अब मैं कल सुबह इस बारे में सोचूंगा। तो somehow that also helps people. सेकेंड, रोल ऑफ एक्सरसाइज इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, आज के ज़माने में हम कंप्यूटर, चेयर, सब डेस्क जॉब हो गई हैं आजकल मोस्टली, जी। तो फील्ड में आज लोग जाते नहीं हैं और एक्सरसाइज हम करते नहीं क्योंकि हम थक कितने जाते हैं या शायद ये आप मेंटली। मेरे लिए बता रही हैं, शायद ये आप मेरे लिए सुटेबल है ये। आई थिंक सर ये सबके लिए है, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, तो हम मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि रिकूप करने का टाइम ही नहीं है। ब्रेन को भी तो आप एनर्जी दोगे ना, उसको भी तो शट डाउन करना पड़ेगा। मैं जनरली पेशेंट्स को मेरी प्रिस्क्रिप्शंस में जनरली ब्रिस्क वॉक लिखा होता है। ओके, ब्रिस्क मतलब कि तेज तेज वॉक करना है ताकि आपकी सांस फूले। जब सांस फूलेगी आपका दिमाग यहाँ कंसंट्रेट करेगा, हाँ, तो कहीं ना कहीं हाँ, योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सरसाइज, क्योंकि केमिकल्स और बनते हैं। सेकेंड, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं 4 घंटे सोएंगे कल हम सुबह बहुत अच्छे से काम करें, बहुत गलत एक्सरसाइज है। 6 to 7 आवर्स आपको सोना ही है, क्योंकि आपके केमिकल्स बनते हैं स्लीप में। अगर आप नहीं सोओगे तो हम बहुत जल्दी एक साइकेट्रिक पेशेंट बन सकते हैं, बहुत जल्दी। सो मेरी एडवाइस ये है कि सोने पे बहुत ध्यान देना है। अगर नहीं नींद आ रही, डू रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, दे विल हेल्प यू आउट। थर्ड, स्क्रीन्स बंद करिए। 2 आवर्स प्रायर टू स्लीप स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो, एक केमिकल भगवान ने हमारे दिमाग बनाया ही ऐसा है, एक केमिकल होता है मेलाटोनिन, वो रिलीज होता है। ओके, तो जब आप ब्लू लाइट देख रहे हैं या कोई भी लाइट देख रहे हैं,
वो जनरली डार्कनेस में रिलीज होता है, तो हम उसको रिलीज ही नहीं होने दे रहे, तो नींद कैसे आएगी? तो वी हैव टू स्विच ऑफ द फोन, द तभी स्क्रीन। मैं सोचूं, जब मैं होम टाउन जाता हूँ तो वहाँ इतनी फ्लैशी लाइट्स नहीं होती है, एलईडी लाइट्स, कम रोशनी होती है, एक बल्ब जल रहा है रूम में, बाहर की तरफ झाँक रहे तो अंधेरा है, तो मैं देखता हूँ 8-9 बजे ही नींद सी आने लग जाती है। जब वापस दिल्ली आते हैं तो यहाँ 12 भी बज जाए पता नहीं, क्योंकि हर तरफ फ्लैशी लाइट्स, हर कमरे में 4-4 लाइटें जल रही है, तो वो अंधेरा सा फील ही नहीं हो रहा। इसका फर्क पड़ता है इसका मतलब। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम फोन, टीवी, अच्छा ये नहीं हो रहा है, नींद आ रही, तो हम हाँ। फोन और टीवी के साथ लग जाते हैं। तो शांत नहीं, अकेला नहीं बैठना चाहते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट चाहिए हर वक्त। तो ब्रेन चाह रहा है कि मैं सो जाऊं, और आप उसको एंगेज करने पे लगे हुए हैं, तो कैसे नींद आएगी? आप अपनी मशीन बंद ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोग मोमेंट को कैसे एंजॉय करें? आजकल क्या होता है, जैसे आप बता रहे थे ना कि लोग सोचते रहते हैं, घर पे भी है, बेडरूम में भी है, तो काम के बारे में सोच रहे हैं। आज का जनरेशन ऐसा है कि ऑफिस में बैठे हैं तो दोस्तों के साथ हैंग आउट सोच रहे हैं, सिनेमा सोच रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना सोच रहे हैं, या गोवा के हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ, या कहीं भी हॉलीडे करना हो। जब वो उस मोमेंट में होते हैं, गोवा में होते हैं, तब वो ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं, ऑफिस में कैसा चल रहा है, बॉस क्या गुस्सा करेगा, या मेरा कौन सा काम खराब हो रहा है, कौन सा टारगेट मीट नहीं हो रहा। तो वो मोमेंट में नहीं है। ऑफिस में है तो गोवा के बारे में सोच रहे हैं, गोवा में है तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी भी मोमेंट को पे अपना 100% नहीं दे पा रहे। तो मोमेंट में कैसे रोका जाए ब्रेन को? इसके लिए कोई थेरेपी होती है या? थेरेपी होती है सर, इसको ना माइंडफुलनेस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, ओके। कि जस्ट टू बी प्रेजेंट वे यू आर। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 माइक हैं, जी। 2 चेयर है, जी। प्लांट्स है, Right. बुक्स भी पड़ी है, जी। हम वो फोकस नहीं कर रहे हैं, हाँ, बट मैं अपना दिमाग अपने काम गोवा पे, में अपने लगी ऑफिस हुई पे या हूँ। गोवा में। तो क्या वो- इस पॉडकास्ट के बाद मुझे एयरपोर्ट जाना है और गोवा निकलना है, शायद ऐसा कुछ सोचे, हाँ। तो फिर इस मोमेंट को नहीं एंजॉय तो वो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। कहीं ना कहीं हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि 10 बातें सोचनी है। ब्रेन इनडिसिप्लिन्ड हो गया, कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमें उसे डिसिप्लिन करना है, थोड़ा हमें भी अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू गेट बैक टू व्हाट वी वर। जब तक हम उसमें नहीं जाएंगे तो ये हम परेशान ही रहेंगे, राइट। आज नहीं तो कल, फिर वो परसों भी आ जाएगा। तो समवेयर अगर मेरे को हैप्पीनेस चाहिए तो मेरे को आज पे फोकस करना पड़ेगा। जी। अगर नहीं हो रहा है तो उसको स्मॉल टास्क में कर लो, ब्रेक डाउन कर लो कि अच्छा अभी मेरे को ये काम करना है, तो अभी मैं ये पीपीटी देखूंगा, उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, घोड़े को अगर हम आई शेड नहीं लगाए तो हाँ, कहीं पे अपने भी focus से, बेलगाम हाँ, हो इधर जाता उधर है, देखने लग जाएगा। हाँ। वो अपने फिनिशिंग लाइन को ही सिर्फ उसको नहीं देखना होगा। है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल और खुद ट्रेन नहीं कर पा रहे तो उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल है। क्या लोग आपके पास कभी ऐसे पेशेंट, कहना पड़ेगा इनको, तो ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता एक जगह पे, मोमेंट में नहीं रहता, मुझे हेल्प करिए कि मैं इसको ट्रेन कर सकूं कि कंट्रोल में रहे? बिल्कुल आते हैं। कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम होता है, तो बीमारी का नाम भी दे सकते हैं उसमें। जैसे डिप्रेशन भी हो सकता है, ADHD भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है। देयर 10 अदर थिंग्स, मैं कहूँगी कि बहुत सारी बीमारियाँ अटैच्ड हो सकती हैं। तो अगर लग रहा है कि हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो मुझे लगता है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प हमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डॉक्टर के पास जाइए, चाहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, पर जाना इम्पॉर्टेंट है। वर्चुअल ऑटिज्म, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको शुरुआत से ही स्मार्टफोन की आदत पड़ जाती है। 1 साल का बच्चा है, खाना नहीं खा रहा है, तो माँ ने क्या किया, उसको एक बढ़िया सा पोएम लगा दिया, और वो देखते देखते बच्चा अब खाने लग गया, क्योंकि उसका ध्यान उधर गया, वो ऐसे खाता नहीं है तो खाने लग गया। माँ को कुछ काम करना है, पापा को कुछ काम करना है, वो अपने फ़ोन में लगना चाहते हैं, बच्चा उसको तंग कर रहा है, उनको तंग कर रहा है, तो उसको फिर से फ़ोन थमा दिया कि चल ये बिजी रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपना फ्री टाइम या अपने इंगेजमेंट में रहते, अपने काम को करने में कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस मैंने सोसाइटी में देखे हैं जहाँ पे बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, जिससे कि उनका फोकस वो वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि स्मार्टफोन में चीज़ें इतनी सटीक होती है, एक्यूरेट होती है और एकदम फास्ट होती है चीज़ें, कि रियल लाइफ में चीज़ें परफेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अगर स्मार्टफोन में एक बॉल को फेंका तो सीधे उसी जगह पे
जाके गिरेगा जहाँ पे वो गिराना चाहते हैं, जिस होल में डालना चाहता है। लेकिन रियल लाइफ में जब वो उस होल में बॉल फेंकना चाहेगा तो शायद 25 अटेम्प्ट में एक बार वहाँ पे जा पाएगा। तो बच्चे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, फोकस उनका हिल जा रहा है। तो ये वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीज़ों से कैसे बचाया जाए? क्या ये स्मार्टफोन ये वजह है या और भी कोई वजह है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, तो शायद हमें बच्चे पालना शायद दोबारा सीखना पड़ेगा। कि कहीं ना कहीं हम इतने बिजी हैं, चलो फ़ोन देख लो, नहीं, वो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि हम बहुत ही जल्दी अपने बच्चों को फ़ोन दे दें। क्यों? क्योंकि अब जो ब्रेन डेवलप हो रहा है, हम जनरली सर्च आउट करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम चीज़ों के लिए सर्च करता है दिमाग। अब इसमें क्या है, इंस्टेंटली आप दे रहे हो, तो ब्रेन की जो वायरिंग है, मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलूँगी, वायरिंग ही नहीं बन रही है, क्योंकि आप इंस्टेंटली उसको दे रहे हो। जो मेरे को एक्सप्लोर करना डेवलप है, होना चाहिए था एक्सप्लोर करके, वो ऑटोमेटिक रेडीमेड मिल रहा है, मिल रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं बच्चे आप अभी नहीं दोगे, अभी मतलब 1 सेकंड में ही चाहिए मुझे, ओके। तो ऑब्वियस वाली बात है बच्चा इरिटेट होगा, क्योंकि आपने पहले उसको थ्रू फोन, कंप्यूटर या टीवी के साथ आपने वो कर दिया। तो अब उसको एक्सप्लोर नहीं करना आया कभी भी जीवन में, तो अब एक्सप्लोर करना उतना ही मुश्किल होगा। तो वही मैं सबको यही बात समझाती हूँ कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना है हमें बच्चों को। अगर आप इंस्टेंटली चीज बना बनाया दे दोगे, वो आप लोगों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अभी के लिए तो वो चुप हो गया, मैं समझ गई, बट आगे जाके कौन ध्यान देगा? हु विल टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ? तो ये फ़ोन स्क्रीन टाइम जब बच्चों को 6 महीने की आयु से लेकर और 2 साल की आयु तक अगर दिया जाता है, तो इससे मेंटल हेल्थ बिगड़ता है बच्चों का? मेंटल हेल्थ बिल्कुल बिगड़ता है। आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है? बहुत, बट कहीं ना कहीं अब हमें प्रिवेंटिव स्टेप लेना इम्पोर्टेंट है। फ़ोन, लैपटॉप, टीवी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को टेस्ट भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या खिला रहे हो। हाँ, उसका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है ना। एग्जैक्टली, तो वो अप्रिशिएट कैसे करेगा जो चीज़ें मेरे को बचपन 6 महीने में ही कर लेनी चाहिए? तो वो देखना इम्पोर्टेंट है। रियल वर्ल्ड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है वर्चुअल वर्ल्ड के बजाय। तो बच्चों को वो रोए गाए हंसे, एक इमोशन ही तो है, रोना भी, रोने दो। एज पेरेंट्स देखो, हमें भी उनके इमोशन समझने पड़ेंगे, उनको लेबल करवाना सिखाना पड़ेगा कि ठीक है, टॉयज के साथ स्पेसिफाई कर लिया, हाँ, है ना, कोई बुक्स दे दिए, कुछ पिक्चर्स, मतलब रियल फिजिकल चीजें दे तो ज्यादा दे। और मेरे को लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर उनको भी टाइम दो आप अपने इमोशन के साथ एडजस्ट होने में। कोई बात नहीं, बच्चा तो रोएगा ना, हम सबके इमोशंस हैं। हम क्या हम बड़े रोते नहीं है? क्या हम हंसते नहीं है? क्या हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते? नहीं रोते तो बीमार पड़ जाते हैं। एक्चुअली इमोशन निकलना बाहर जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चा 2 मिनट रोया नहीं कि मदर ने या फादर ने लाके कुछ दे दिया, तो बच्चे को ये तो समझ में नहीं आया ना कि अच्छा मैं रोऊंगा तो मेरे को सामान मिल जाएगा। तब तो ये ब्लैकमेलिंग का एक टूल बन जाएगा कि चलो रोना शुरू करते हैं, मुझे ये चाहिए तो रोना चाहिए मुझे। तो उसको टेम्पर टैंट्रम्स बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। ओके, क्या कहते हैं? टेम्पर टैंट्रम्स। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के बच्चों में ज्यादा है, पहले के बच्चों से थोड़ा बहुत तो है ही, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में, टू हेल्प देम रेगुलेट कि इमोशन क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इमोशंस को रेगुलेट करवाना पेरेंट्स पहले प्राइमरी केयर गिवर है। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ये दुविधा का टॉपिक बन जाता है। साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड रियल इनर कॉन्फिडेंस। जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, तो इनके लाइफ में साइकोलॉजी का क्या रोल होता है कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में? मुझे एक कॉन्सेप्ट लगता है कि कहीं ना हम अपने आप को बहुत कंपेयर करते रहते हैं। ओके। और हम बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने साथ कि ये भी गलत है मेरे साथ, वो देखो वो भी खुश है और वो ये कर रहा है। करेक्ट। तो हम कंपेयर कर करके बहुत अपने आप को नेगेटिव फीडबैक देते रहते हैं। अब सपोजिटली अगर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है कंपैरिजन की और मैं अपनी फ्रेंड के पास जाती हूँ तो क्या बोलेगा कोई? रिलैक्स, कुछ नहीं होता है। पर हम अपने आप को वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं कर पाते। ओके। सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज
पहले अपने साथ सेल्फ टॉक करिए, रिफ्लेक्ट करो अपने आप को कि ठीक है ये मिस्टेक हुई, वेलकम मिस्टेक्स, क्योंकि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। तो डू वेलकम मिस्टेक्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने कलीग को पूछ सकते हो कि वॉज माई बिहेवियर राइट, क्या मैं इसको और कैसे बेटर कर सकता हूँ। करेक्ट। तो अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डेवलप दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। इफ आई नीड टू बी अ लीडर, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ फर्स्ट, कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, लोग आपको शायद नेगेटिव भी बहुत बोलेंगे, बट एक आपको पता होता है कि आपने क्या राइट किया है और क्या रॉन्ग किया है। एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। कुछ गड़बड़े हुई होंगी और कुछ ठीक भी किया होगा, तो लर्न फ्रॉम दैट। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पार्सल ऑफ लाइफ। यस, डूइंग मिस्टेक एंड लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। यस, एंड टॉकिंग पॉजिटिवली टू योरसेल्फ। सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। जो छोटी छोटी जीत आपने हासिल करी है, अगर नहीं करते ये, वो बिल्कुल भी नहीं वो करते। सोचते ये बड़ा वाला गोल अचीव होगा तब सेलिब्रेट करेंगे, जबकि हर छोटा माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है, हर छोटा आप उसी की step वजह पे से तो आप वहाँ पहुँच बड़ा पाएंगे। अचीवमेंट कर पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्त की खुशी में खुश हो जाओगे, अरे वाह वाह तेरे इतने ग्रेड्स आए, तेरे ये जॉब लग गई। पर अपने लिए अरे यार ये अभी भी ना अच्छा सा नहीं मिला, मुझे Satisfied नहीं होते अपने अप्रेजल अभी achievement भी से अच्छा कभी नहीं भी। मिला। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जी। तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और कम होता जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, खुद के लिए सेल्फ टॉक करें पॉजिटिवली, और अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या ठीक कर रहे हैं और क्या नहीं ठीक कर रहे हैं। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। कि लाइफ में कई बार बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है या फैमिली की बड़ी ही स्ट्रिक्ट कंडीशनिंग रही है, क्या इसे पूरी लाइफ में क्या वो बचपन के बैगेज को लोग ढोके और चलते हैं, तो उससे उनकी फर्दर लाइफ एडल्टहुड भी अफेक्टेड होती है? बिल्कुल होती है। मैं इसमें एग्जांपल दूंगी। मेरे एक पेशेंट थे, 72 ईयर ओल्ड थे, यूएन के डायरेक्टर, रिटायर हुए थे ओके फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ओके। तो जैसे ही काम खत्म हुआ, जैसे रिटायरमेंट आई, कोविड आ गया, रिटायरमेंट आ गई, अब क्या हुआ कि वो अब घर पे बैठ गए। ओके। अब पॉजिटिव स्ट्रोक्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि आपको रोज कोई सलाम ठोक रहा है, सलाम साहब, सलाम साहब। हाँ, आदत हो गई है, आदत उसकी हो ना। गई है। हाँ। तो अब आप घर पे आ गए। हाँ। अब क्या है कि अगर मदर बहुत डोमिनेटिंग रही है, हर बार आपने डिसीजन अपनी मदर से पूछ के लिया है, आप साहब बन गए अपनी नौकरी पे, पर घर पे आप अभी भी अपनी मदर से पूछ के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से ही रिलेटेड है। राइट। हम अपने डिसीजन जब ले रहे थे हम ठीक थे, अब मैं घर पे वापस आ गई हूँ जहाँ पे मैं अपने डिसीजंस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो दिस कैन अगेन किक इन, मतलब आपको साइकेट्रिक बीमारी हो सकती है। उनका मेजर कॉज ऑफ सीवियर डिप्रेशन ये था कि पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं मिल रहे थे अब लाइफ में। कहीं ना कहीं आई वुड से कि बिल्कुल ही अपने ही प्रॉब्लम में डूबते चले जा रहे थे। वो इतने कंफ्यूज हो गए थे कि उनको दिन रात भी नहीं समझ में आ रहा था। राइट। तो समवेयर हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि बात करें कि हमारा चाइल्डहुड कैसा गुजरा है, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड से बहुत सारे डिसीजन बेस्ड होते हैं। पैटर्न फिक्स हो जाता है कि मेरी मम्मी ने मेरे को काला पहनने के लिए मना किया था, अब तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती, कुछ गलत हो जाएगा। ये उनके थॉट प्रोसेसेस थे। हमारे क्या थॉट प्रोसेस है वो देखना इम्पोर्टेंट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के बारे में बात की थी। इससे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट हो रहा है। लोगों को के अंदर कंपैरिजन की भावना आ रही है। वो यहाँ हॉलीडे करने जा रहा है तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, हम तो सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं, हमारी लाइफ तो उतनी हैपनिंग ही नहीं है। वो कभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हैंग आउट कर रहा है, मतलब बेटर लाइफ जी रहा है। आपने जैसे बताया कि उसके अंदर पीछे की लाइफ कुछ और है, लेकिन वो बाहर कुछ और दिखा रहा है। तो इस प्रकार के ये जो वैलिडेशन सीकिंग वाली जो एटीट्यूड है, इसमें अब कैसे इंसान को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो सोशल मीडिया की लाइफ से अपनी लाइफ को जज ना करे, कंपेयर ना करे? उसकी भी लाइफ अच्छी है और जो अच्छा दिखा रहा है उसकी भी लाइफ हो सकता है कि इंटरनेट के बाद जो है क्या बोलते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ हो सकता है डिफरेंट हो। क्या सजेशन देंगे आप उनको? मुझे लगता है अपनी प्रेजेंट पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अपना सोशल ग्रुप बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है जो फिजिकली प्रेजेंट फिजिकली है, प्रेजेंट हो। क्योंकि रील की दुनिया देख के हम अपनी रियल दुनिया भूलते ही जा रहे हैं डे बाय डे। तो कहीं ना कहीं अपनी हॉबीज़ पे कंसंट्रेट करना, अपने ऑफिस के काम पे कंसंट्रेट करना, वो सब इम्पोर्टेंट है। ओके। इंटरनेट इज़ वेरी आई वुड से टेम्पररी। ओके। कल को आप कोई आइलैंड पे चले गए, नहीं है इंटरनेट, फिर क्या करेंगे आप? हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स होना, सोशल स्किल्स बोलते हैं जिसको, मैं अपने हाथ से कितना काम कर सकती हूँ, अपने दिमाग से कितना काम कर सकती हूँ, वो बिल्डअप करना इम्पॉर्टेंट है, जो मेरा सोशल ग्रुप से आएगा और जो मेरा हॉबीज़ के थ्रू आएगा, जो मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, चाहे पेंटिंग में है, चाहे मुझे एथलेटिक इंटरेस्ट है या मुझे पॉटरी का शौक है। तो ये सब चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंटरनेट के आने से हॉबीज किल हो रही हैं। पहले लोग खाली रहते थे तो चाहे क्रिकेट खेलने चले गए, दोस्तों के साथ कुछ और कर रहे हैं सोशली। अभी वो सोचते हैं चल 1 घंटा बेड पे पड़े पड़े रील घुमाते रहेंगे, पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। बिल्कुल, तो हॉबीज किल हो रही हैं आजकल ना, बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो स्किल वर्क होता था, जैसे आप देखेंगे अब स्किल वर्क सिर्फ विलेजेस में रह गया है। जो गांव है वो भी पर्टिकुलर गांव में, जैसे मैं बोलूँगी मेरी मदर को सूट बनाना भी आता है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं आता। स्वेटर बिनना आता है उनके बोले को लेकर, लेकिन हमें नहीं आता। हमें भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये चीज़ें हम छोटे से हमारे पेरेंट्स करते आ रहे थे। और अब क्या है कि अब तो शायद मुझे लगता है आगे आने वाली जनरेशन ये बातें सुनेंगी भी नहीं और सोचेंगी भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आजकल सब कुछ ही बना बनाया मिल रहा है, रेडीमेड चाहिए। यस। हमारे जमाने में चीजें खराब होती थी तो रिपेयर कराई जाती थी, आज रिप्लेस की जाती हैं। बिल्कुल। तो बहुत बदलाव आ गया है। हाँ जी। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस IQ, व्हाट रियली मैटर्स? किसी के लाइफ में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस या IQ? मेरे हिसाब से दोनों इम्पॉर्टेंट है, बोथ प्ले अ रोल। क्योंकि इमोशंस में क्या है, आप एटलीस्ट समझ पा रहे हो दूसरा किस दौर से गुजर रहा है। अंडरस्टैंडिंग पावर इमोशंस के थ्रू बढ़ जाती है इन इमोशनल इंटेलिजेंस। जब हम IQ की बात कर रहे हैं तब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया, लॉजिकल अप्रोच हो गया, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो वहाँ पे IQ प्ले करेगा। पर अगर जैसे मैं लीडर हूँ या मैं हेड हूँ अपने हॉस्पिटल की, तो मैं क्या सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच से अपना हॉस्पिटल चला लूँगी? नहीं। तो मैं अगर टीम वर्क कर रही हूँ तो मुझे अपने टीम मेंबर्स की कंडीशन भी समझ में आनी चाहिए। आई शुड बी अवेलेबल फॉर देम, आई वुड से। और प्रॉब्लम आएंगी, ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम नहीं आएंगी। That's right. तो IQ भी इम्पोर्टेंट है उस चीज़ में। तो मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, विच विल हेल्प यू बी अ गुड लीडर। क्योंकि जब तक आप भावनाएं नहीं समझोगे आप काम नहीं निकलवा पाओगे आज की डेट में। हाँ, जैसे मान लीजिए जैसे आप बता रहे कि हॉस्पिटल की हेड हैं और IQ बोलेगा कि रूल ये कहता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहेगा कि नहीं सिचुएशन ऐसी थी इसलिए इससे ये रूल नहीं निभा पाई या फॉलो कर पाई, तो चलो टीम को खुश रखने के लिए या जोड़े रखने के लिए या इसको मोटिवेटेड रखने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। यस। अब मैं समझ पाया हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ में क्या डिफरेंस है। अच्छा, IQ इज काइंड ऑफ रोबोटिक थिंग, यस, लॉजिकल प्रैक्टिकल, जो रूल कहता है जो होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की सिचुएशन क्या है, भावना क्या कह रही है और इंसान को अभी क्या चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है अगर मुझे बेटर लीडर बनना है तो। गॉट इट। डिजिटल डिटॉक्स, लोग अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। अगर आज के सिचुएशन में कोई ऐसा रूल बन जाए कि 1 हफ्ते के लिए फ़ोन को टच ही नहीं करना है, तो क्या लगता है आज लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है क्या, अगर फ़ोन को छूना अलाउ ही ना किया जाए 1 हफ्ते तक अचानक से? सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी इसी चक्कर में कि जैसे हमारे पेरेंट्स आते हैं, उन्होंने तो फ़ोन नहीं देखा था, नहीं ना उनके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय, शायद सिर्फ वायर वाला टेलीफोन था। वो काफ़ी देर आया था। तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी? अभी जो एडिक्टेड है उनके साथ जो जिनका स्क्रीन टाइम डेली 6 घंटे का है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रेस हो सकता है कि क्या हो रहा है इंटरनेट पे। वो जो
हमारा इंट्यूशन होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी बन सकता है। बट ऐसे मैं कहूँ कि अरे कोई मेंटली अनफिट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लोग फोन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उनका डिजिटल डिटॉक्स कैसे कराया जा सकता है? तो उनके लिए एक ये एडवाइस है कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले सोने से तो बंद करना ही है। दूसरा, ब्रेक लीजिए। सारा टाइम हम 18 घंटे हम सभी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट स्क्रीन पे ही हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेक लो, चाहे 1 घंटे का लो, चाहे 2 घंटे का लो, पर लेना इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये है, जो एक काम कर रहे हो ना उसी को ही फॉलो करो। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे 10 स्क्रीन खोल के बैठे हैं या 10 टैब खोल के बैठे हैं, तो फॉलो 1। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पता नहीं मैंने क्या मिस आउट कर दिया और कौन क्या कर गया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। वो आज न्यूज़ में है तो वो कल न्यूज़ में रहेगा ही। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझाना ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट है ना, वहाँ पे तो सब कुछ स्टोर ही हो रहा है, डाटा स्टोरेज है। बट आज का दिन अगर मैं बोलूँ चला गया, तो मेरा तो डाटा स्टोरेज नहीं है। आई कैन नॉट रिवाइंड, आई कैन स्टिल रिवाइंड द इंटरनेट एंड गो बैक। आई कैन नॉट रिवाइंड 1 day ऑफ माई लाइफ और मे बी 1 minute ऑफ माई लाइफ। बहुत अच्छी बात कही आपने। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे को आज में रहना इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें, टीवी शो हो गया, रील्स हो गई, ये सब इंटरनेट डाटा है, मल्टीपल टाइम्स रिप्ले कर सकते हैं। इट कैन बी देयर। अब जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। हाँ, आज का समय नहीं वापस आएगा। बिल्कुल। इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट वर्सेस एम्बीवर्ट, इनसे लोगों के सक्सेस पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इंसान को अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही करियर चूज करना चाहिए, या कोई इंसान कितना भी इंट्रोवर्ट है और वो जर्नलिज्म में जाना चाहता है, वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, उसको पता है वो बहुत शाय रहता, नहीं बोल पाता लोगों के बीच में, तो क्या इस प्रकार के बाउंड्रीज को ब्रेक करके भी इंसान आगे बढ़ सकता है? कई पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि नहीं, तू ऐसी पर्सनालिटी है, तू यही कर। पर्सनालिटी को ब्रेक किया जा सकता है? सब मेरे को लगता है पर्सनालिटी एक बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि चेंज हो सकती है। मेरी एडवाइस ये है कि जैसी पर्सनालिटी है वैसा काम हमें चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जाके आपकी बाउंड्री स्ट्रेच ही होती रहेंगी। आप एक रबर बैंड को एक लिमिट तक स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेच करूँगी तो बाउंड्रीज टूटेंगी और आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो इंट्रोवर्ट का होता है कि आई एम ओके सो अलोन, मुझे सोशली नहीं करना है किसी के साथ। तो हमें वैसी जॉब प्रेफरेंसेस भी चाहिए होंगी। एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुत खुश हूँ, मैं 10 लोगों के साथ मेरा मेंटल हेल्थ ठीक रहता है, तो प्लीज़ गो अहेड विद जर्नलिज्म, पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आपकी रिकूपिंग भी हो रही है, आप कोप अप भी कर रहे हो उस मैकेनिज्म में। ओके। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोवर्ट को पब्लिक स्पीकिंग करवा दूँ, कहेगा अरे इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, रात को आके बस वो इसी बारे में ही बोलता रहेगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। राइट। तो कहीं ना कहीं हमें जॉब प्रेफरेंसेस भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम हैप्पी हैं, जो मैं डिलीवर कर पाऊँ। कल को मैं डिलीवर ही नहीं कर पाऊँगी तो आप कहोगे ना आपका बॉस खुश ना आप खुश, तो आपका वातावरण ना घर पे ठीक, क्योंकि आप घर पे भी आके क्रिप करोगे उस बारे में, और आप काम पे भी क्रिप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको सूट नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, पहले अपना पर्सनालिटी टाइप जानना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानोगे फिर वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दे सकता है आगे जाके। द पावर ऑफ थेरेपी, हाउ टॉकिंग थेरेपी कैन हेल्प पीपल। लोग बात करना अवॉइड करते हैं अपने पर्सनल इश्यूज के बारे में। थेरेपी कैसे लोगों के लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आप मेंटल वेलनेस के लिए देते हैं? तो थेरेपी में कॉन्सेप्ट ये है कि एक थेरेपिस्ट होता है आपके साथ अटैच्ड, जो एब्सोल्युटली थर्ड पार्टी है, आपको जानता नहीं है। करेक्ट। तो दैट क्रिएट्स अ सेफ प्लेस फॉर यू, जहाँ आप अपने इमोशन शेयर कर सकते हो। जो थेरेपिस्ट है वो जजमेंटल नहीं है, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करवा सकता है कि देखो ये चीज़ें हैं, या मैं कहूँगी मैं एक तरीके से सोचती हूँ। जब मैं थेरेपिस्ट के साथ जाती हूँ, अब मेरे 2 ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर मैं राइट देख रही हूँ तो वो लेफ्ट भी दिखाएगा,
तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग भी जनरेट होती है। कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि देखो आपके ये पैटर्न्स हैं, हर एक जगह ये पैटर्न हो रहा है आपके साथ कि ये गड़बड़ है, तो उस पे काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके घर वाले या मम्मी बोलती है अरे कपड़े ठीक नहीं पहने, क्या है मम्मी आपको क्या पता है आजकल का ज़माना क्या है। हाँ, और जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि शायद आई थिंक यू आर नॉट वेयरिंग वेल राइट ड्रेस्ड, क्लोथ्स, या तो तब यू आर मोर रिसेप्टिव टू हियर, क्योंकि हम कहते हैं मम्मी तो बायस्ड कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी है कि जो फ्रेंड्स और फैमिली के जो सजेशंस होते हैं, जब लोग डाउन फील करते हैं, किसी प्रकार के भी स्ट्रेस में हैं, तो वो जब अपने फैमिली फ्रेंड से जब बात करेंगे तो वो उसके लाइफ के कंडीशनिंग को देखते हुए और एक सिचुएशन के आधार पे उनको एक सजेशन देंगे जो कि शायद उसके लिए राइट नहीं है, लेकिन क्योंकि घर की सिचुएशन या दोस्तों की सिचुएशन को उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए, लेकिन एक थेरेपिस्ट होगा वो न्यूट्रल डिसीजन या सजेशन देगा जो पर्सन अफेक्टेड है उसके लाइफ के लिए बेटर हो। जी, कभी कभार क्या होता है ना, हम जी। सजेशन देते रहते हैं एज फैमिली या रिलेटिव्स, तो उसमें क्या होता है कि हम पर्सनल इंटरेस्ट छिपा होता है जो सजेशन दे रहा है फैमिली डिपेंड वाला। करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि वेस्टिजियल इंटरेस्ट हो सकता है, पर जैसे ही आप कोई सजेशन देते हैं और वो मेरे साथ सिंक नहीं कर रहा, या मेरी आपके साथ रेपो अच्छी नहीं है, मेरे पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं है, या रिलेटिव के साथ अच्छी नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो पसंद नहीं है ये बात, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एक बात ये हो गई। करेक्ट। सेकंड ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं बात ही करना छोड़ दूंगी, आई विल शट डाउन कम्प्लीटली कि बेनिफिट ठीक नहीं है है आप इनसे बात करके। मेरे को नहीं बात करनी आपसे। तो आपको कभी कभार एज पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर्स आप डिस्टेंट हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आपका बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं बोथ बच्चे इम्पोर्टेंस पेरेंट्स भी कई बार इम्पोर्टेंस नहीं देते, कई बार बच्चे भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि बात करने से कोई फायदा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों पार्टी को, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, दोनों को ही बहुत फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड रहना चाहिए जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, एक टॉपिक जो लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने बात नहीं की, वो है लव रिलेशनशिप्स। लोग किसी रिलेशनशिप में इंगेज्ड हैं, सालों का रिलेशन है, 2 साल 5 साल 6 साल, और अगर ब्रेकअप वाली सिचुएशन आती है तो इंसान सोचता है अब इसके बिना तो मेरी लाइफ ही नहीं है, मेरी लाइफ तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। वैसे ब्रेकअप वाले ट्रॉमा में लोग पूरे दुनिया से अलग होने लग जाते हैं, उनको लगता है मेरे लिए अब ये दुनिया है ही नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ब्रेकअप ट्रॉमा से कैसे इंसान निकल सकता है? सर मुझे लगता है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं। आपको एक इंस्टिंक्ट आती है कि मैं शायद ज़्यादा परेशान रह रही हूँ इस पार्टनर के साथ, तो मेरे को इस पार्टनर के साथ नहीं रहना है। बट वो हम इंस्टिंक्ट जो है ना वो इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, शायद मेरे लिए कोई बना नहीं है, ये बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसमें ना मैं बोलती रहती हूँ वो रिलेशनशिप हम खींचते रहते हैं। अब क्या है, हमें उस चीज़ की इतनी आदत लग गई है, वो एंग्जाइटी की इतनी आदत लग गई है, या चाहे वो एंग्जाइटी की आदत, हाँ, चाहे वो टॉक्सिक, जैसे आपने सुना होगा टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि हमें आदत लग जाती है। तो कोई हमारे साथ अच्छा भी करता है ना तो दिमाग जाते हैं अरे तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो तुम ऐसे मत करो। तो कहीं ना कहीं आपने वो एक्सपीरियंस इतना रीलिव किया हुआ है कि आपके ब्रेन को लगता है अब ये रियलिटी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी मौके देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहीं ना कहीं ये कहती हूँ कि ठीक है मिस्टेक्स हैं बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। लेकिन नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी वो इंसान अगर प्रीवियस वाले की अच्छी आदतों से कंपेयर करना शुरू कर दे, करे ये तो नए वाले में ये प्रॉब्लम है, पहले वाला तो इस मामले में ऐसे अच्छा था, ज़्यादा बेटर रोमांटिक था, ज़्यादा सुनता था, ज़्यादा चीज़ों को समझता था, मेरी केयर ज़्यादा करता था, चलो ठीक है चला गया किसी वजह से, लेकिन तो कंपैरिजन में नए वाले के साथ भी खुश नहीं रह पाता। हो सकता है, बिल्कुल। देखो मैं ये जनरली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि 5 उंगली बराबर नहीं दी भगवान ने, तो सब कुछ जो आप सोच रहे हो वो नहीं हो सकता, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी बैलेंस्ड। कुछ ना कुछ कमियां किसी ना किसी में तो रहेगी ना। भगवान ने बनाया ही हमें
ऐसा है, क्योंकि बिल्कुल। ह्यूमंस में कुछ ना कुछ कमी रहेगी, Right. बट वो हमें अपने आप को समझाना है कि चलो ये चीज़ तो मेरे लिए है, मेरे लिए शायद ये प्रायोरिटी तो ठीक है, अगर वो प्रायोरिटी नहीं मैच करी तो प्लीज़ गो अहेड, मत करिए रिलेशनशिप। अगर वो प्रायोरिटी मैच कर रही है तो वाई नॉट, आपको अपने आप को चांसेस देने ही पड़ेंगे। जैसे डियर जिंदगी में वो एग्जाम्पल देते हैं ना चेयर का, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या चाहिए। जब तक मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहिए तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ मार्केट में। अगर मैं मार्केट में कपड़े खरीदने जा रही हूँ, अगर मुझे यही नहीं पता मुझे क्या लेना है तो मैं खोजती रहूंगी, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि मुझे पार्टनर में मैं क्या ढूंढ रही हूँ। करेक्ट। तो शायद मुझे वो चीज़ मिले भी और शायद आई विल बी एबल टू सॉर्ट दैट आउट फॉर माई सेल्फ। आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर चल रहा है। न्यूज़ में आए दिन मैं सुनता हूँ, आप भी हम लोग सुनते हैं कि somebody committed suicide बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। एमएनसी में काम कर रहे हैं, एमएनसी में सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है, महीने की 2 लाख 3 लाख 5 लाख की सैलरी मिल रही है। अब इंसान के एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, महीने की 2 लाख की सैलरी मिलती है, वो उसका लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो जाता है और एक लग्जरी लाइफ जीने लग जाता है, उसके फ्यूचर के प्लान शुरू हो जाते हैं। अब आता है उस 2 लाख रुपए की सैलरी के बदले का प्रेशर, वर्क प्रेशर, और वो उस वर्क प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको फियर ऑफ फेलियर फील हो रहा है। तो ऐसे में सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं या डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की सिचुएशन से कैसे कॉप अप किया जाए? मुझे लगता है मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्क प्लेस पे। जो लीडर्स हैं या टीम मैनेजर्स हैं उनको अपनी टीम का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी अगर 10 की ओपीडी है तो 5 लोग यही कह रहे हैं कि वर्क रिलेटेड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके। या बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये अप्रोच है कि मैं टीम मैनेजर्स, सीईओ, इन सबको बोलूँ कि आपको अपनी टीम का ध्यान रखना है, आपको अपना EQ बढ़ाना है कि कहीं ना कहीं देखो क्या हो रहा है हमें नहीं पता ऑन अ हायर पोस्ट, बट आपको कनेक्टेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी टीम के साथ जी। क्योंकि अगर हम टीम के साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं हम एज प्राइमरी केयर गिवर्स एट वर्क आर फेलिंग। राइट। सेकेंड रोल आता है फैमिली का भी, कि अगर आपको बच्चा बोल रहा है या आपका रिलेटिव आपको बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप बात तो करिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है, शायद वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से हेल्प आउट नहीं हो रहा है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाइए, ये ट्रीटेबल है। मैंने जैसे बोला ये बहुत सीक्रेट जगह है, आपको मेरे मन की स्थिति नहीं पता होगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं शायद आपको बोल दूँ ठीक हूँ, पर मेरा मन बिल्कुल दुखी हो, मैं प्लान कर रही हूँ मरने का, आपको कैसे पता लगेगा? बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बात करनी है। ये कभी कभार ये मिथ होता है कि बात करेंगे तो और बतंगड़ बन जाएगा बात का, ऐसा नहीं होता है। आप बात करेंगे चीज़ें सॉल्व आउट होंगी, क्योंकि वो एक ही पैटर्न में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो कई जैसे यंगस्टर्स मिडिल क्लास फैमिली से उठकर जाते हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं और वहाँ पे सैलरी जैसे मैंने बताया कि 24 LPA 36 LPA का पैकेज मिल गया, वो ज़िंदगी जीने लगते हैं। अब उधर से कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर आता है और जॉब मिल गई है, वो प्राइवेट जॉब है, इट्स नॉट गारंटेड। आपसे जो एक्सपेक्टेशन है बॉस का, आपके सुपीरियर्स का, वो पूरा करोगे तब आपके हाथ में जॉब रहने वाली है, नहीं तो फिर सडन ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं आजकल। जैसे AI आता है तो वर्कफोर्स को रिप्लेस कर देता है, एक साथ 100 लोगों की जॉब गई, या कंपनी को लगा कि नहीं शिफ्ट ऑफ प्लान है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा, चलो पूरा ले ऑफ कर दो। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं या जो भी यूथ है, जो भी इंसान है, वो पैसा कमा रहा है। अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन बन गई कि बेटा 2 लाख महीने का कमा रहा है, अब वो सारे पैसे उड़ा न दे, तो चलो इसके ऊपर कुछ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं घर की, ताकि ये
पार्टी में ना उड़ा दे सारे पैसे अननेसेसरी, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से आया है तो उनके पैसों को लेकर मैनेजमेंट का तरीका अलग है, बचा कर चलना है, सेविंग्स में चलना है, जो कि अच्छा भी है। तो ज़्यादातर सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कोई घर ले लिया, होम लोन का एक लोड डाल दिया कि EMI महीने की जानी है, 2 लाख की सैलरी है, 1 लाख का EMI जा रहा है। अब वो 1 लाख में उसको अपना भी देखना है, अपने TDS भी कटेगा, मिला जुला के 1,80,000 आ रहा है, उसी में उसको सब मैनेज करना है, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, जब उसको डर होता है इधर से मेरे ऊपर लोड है पैसे का, उधर से जॉब सिक्योर नहीं है, और फिर वर्क प्रेशर है। अब वो समझिए एक प्रकार से 2 तरफ से ब्लैकमेल हो रहा है, घर वालों की तरफ से कि खर्चे भेजो, महीने के जो एक्सपेंसेस है, घर वालों के पेरेंट्स तो ये सोच ही नहीं रहे कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या लोड है, फाइनेंशियल लोड है, वो कैसे कमा रहा है, इतना इजी नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं कि महीने का पैसा आना है। और उधर से सीनियर का दबाव है, अब वो जॉब छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जब वो फंसा स्टक फील करता है 2 तरफ से। इस प्रकार के पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भाई कैसे बच्चे को भी बीच बीच में चेक करे कि जिससे वो डिमांड कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट उनकी फाइनेंशियल गोल्स की है, वो ये भी समझे कि ये स्टेडी और रेगुलर नहीं रह सकता, प्राइवेट जॉब में है वो, समय एक साथ नहीं रहेगा हमेशा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझना इम्पोर्टेंट है कि मेरा बच्चा कैसा है। ट्रस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने कहा कि पैसे आ रहे, तो अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उड़ा देगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ये है कि कॉन्वर्सेशन करनी है, बातचीत करनी है। पूछो तो सही बच्चे का दिन कैसा गया, हम वो भी नहीं पूछ रहे, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हमें बस ये चिंता लगी हुई पैसे खर्च कर देगा। हाँ, 30 दिन क्या कर रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको बात तो करो, चाहे आप 1 दिन नहीं कर रहे हो, 2 दिन की बात करो, पूछो तो सही कैसा चल रहा है, क्या हुआ, वर्क कैसा चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे आपको पता ही नहीं लगेगा स्थिति कैसी है। जनरली पेरेंट्स को तब पता लगता है कि बिल्कुल जब वो एज पे बैठे हैं बिल्डिंग के, कि मैं खुदने वाला हूँ, या तब पता लगता है जब कमिट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब तक बात नहीं करोगे आपको मन की स्थिति नहीं पता होगी। मुझे लगता है पेरेंट्स एक ऐसे प्राइमरी केयर गिवर्स हैं जो अगर मैं बात भी करूँ ना तो शायद मेरे मन का हाल बता सकते हैं। तो शायद आपसे बात करके चीज़ें थोड़ी और सॉल्व हो सके। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे 20 साल तो बड़े ही होंगे कम से कम। तो शायद मेरे लिए आज ये न्यू प्रॉब्लम है, उनके लिए शायद 20 साल पहले आके उन्होंने काम ठीक नहीं कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको भी बताना है अपने बच्चों को कि कैसे टैकल करें चीज़ों को, क्योंकि आप बताओगे तो चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी उन लोगों के लिए। तो इम्पोर्टेंट सबसे बात यही है कि बात करो। आप बात करोगे तो वो प्रॉब्लम भी बताएंगे आपको क्या हो रही है। लोनलीनेस से कैसे फाइट किया जाए इन दिस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑन दिस टॉपिक लोनलीनेस, बहुत सारे लोग लोनलीनेस फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे मैंने पहले भी बोला, हॉबीज डेवलप करना इम्पोर्टेंट है और ग्रुप हॉबीज करना इम्पोर्टेंट है। अब देखो हम कह रहे हैं इंटरनेट ख़राब है या ठीक नहीं है, पर आपको इंटरनेट के थ्रू कितने ग्रुप्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी ग्रुप्स मिल जाएंगी। तो अब ऐसा भी है कि रीडिंग बुक्स की कम्युनिटी है, सोशल स्पीकिंग की कम्युनिटी है। मैं देख रही हूँ कि अभी वुमेन ग्रुप बना हुआ है स्पोर्ट्स का। जी, ओके। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये ग्रैब करना इम्पोर्टेंट है। अभी हम कहते हैं लोग हमसे बात नहीं कर रहे, बट इसके थ्रू हमारे कनेक्शंस कितने सारे बन सकते हैं। क्या पता यू फाइंड दैट ह्यूमन फैक्टर विच इज योर होम। जैसे हम कहते हैं ना इमोशनल होम है मेरा, तो कहीं ना कहीं वो ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टू हेल्प अस आउट फ्रॉम दिस लोनलीनेस। ये लोनलीनेस अपने आप नहीं ठीक होगी, हमें स्टेप लेना है। तो थोड़ा टाइम हमें भी नेचर के साथ बिताना पड़ेगा, थोड़ा हमें लोगों के साथ भी बिताना पड़ेगा, और थोड़ा सोशल इवेंट्स पे जाना शुरू करना पड़ेगा। ओके। ताकि हम थोड़ा अपने आप को भी हेल्प आउट कर सके। कोई आपको घर नहीं पूछने आएगा आज के ज़माने में। पहले क्या होता था, 2 दिन कोई नहीं दिखा तो घर चले जाते थे, अरे क्या हो गया तुमको। हाँ, दिखे नहीं 3 दिन से। हाँ,
अब ये है कि वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, ग्रुप बनाने पड़ेंगे जिससे हम थोड़ा बाहर निकल पाए। डॉक्टर नव्या, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातें हुई हैं। लोगों के मेंटल वेलनेस, डिप्रेशन से कैसे फाइट किया जाए, कैसे लोनलीनेस से फाइट किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और क्यों थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी या साइकियाट्रिस्ट कितना हेल्प कर सकते हैं लाइफ को बेटर करने में। तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को बहुत मदद मिले और वो अपनी लाइफ में बेटर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द राहुल रंजन शो। थैंक यू सर, मैं तो अभी भी यही अप्रिशिएट करूँगी कि आपने बुलाया, एंड शायद इससे हमारा थोड़ा स्टिग्मा कम हो सके और हम थोड़ा और बात करने लगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इमोशंस के बारे में भी बात करनी इम्पॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू वेरी मच, आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। Alright, thank you Dr. Navya for this insightful discussion on mental wellness. दोस्तों, अगर आज की कॉन्वर्सेशन ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो मुझे लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। मेंटल हेल्थ पे बात करना एक ज़रूरत है, और जैसा कि डॉक्टर नव्या ने कहा, थेरेपी लेना एक लग्जरी नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं या बस किसी से बात करनी है तो हेल्प लेना गलत नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, हो सकता है कि किसी और की लाइफ चेंज हो जाए। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो सच में इम्पॉर्टेंट है। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह, मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में एक नए थॉट के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और बातें दिल खोल कर करिए। जय हिंद, जय भारत।